हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने आप सभी के लिए जो है कि हमने किया था पिछली वीडियो में एक्सपेंसेस वर्सेस एक्सपेंडिचर, और आज हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक ह्रास। आपके सिलेबस का अगला टॉपिक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच जो ह्रास है, तो यहाँ से हम कुछ देखेंगे ह्रास क्या होता है, ह्रास कैसे निकाला जाता है, ह्रास के निकालने की कौन कौन सी विधि हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन कौन से हैं, किन संपत्तियों में ह्रास लगते हैं, किन में नहीं लगते हैं, और वास्तव में जो ह्रास है उसका को क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन सारी चीज़ों को, और ह्रास के वास्तव में क्यों ह्रास लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूपीपीएससी की एएसओ परीक्षा, यूपीएससी की ईपीएफओ परीक्षा तथा यूपीपीएससी की ही असिस्टेंट अकाउंटेंट की परीक्षा होनी है। यहाँ पे दोनों परीक्षाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं भविष्य के लिए, आपके लिए, क्योंकि आप जब कॉमर्स से जुड़े हैं तो कॉमर्स से प्ले रोल है। आप सभी लोग बीकॉम के साथ साथ एमकॉम के साथ साथ आप सभी लोग ओ लेवल हैं, इसलिए ओ लेवल में अभी कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम है, लेकिन आने वाले वर्षों में ये कंपटीशन लेवल बहुत हाई होने वाला है ये भी। तो इसलिए अभी आप सभी लोग अच्छे से लग के तैयारी करिए, आप सभी को नौकरी मिल जाएगी। एएसओ से संबंधित बहुत सारी बातें हमको करनी हैं, लेकिन उस अभी फ़िलहाल सही वक्त नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डिप्रिसिएशन की ही बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन कुछ नहीं है, कोई स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति जो 1 साल से अधिक यूज होती है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, ठीक है। अब कोई भी संपत्ति है वो समय के साथ या तो वो कमज़ोर होती है, या टूटती फूटती है, या तो वो नष्ट हो जाती है। और हर संपत्ति के क्या होता है, एक अवशिष्ट मूल्य होता है। अवशिष्ट मूल्य का मतलब, आप कोई भी सामान खरीदेंगे तो जब उसको बेचने जाएंगे तो आप उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। चाहे आप उसको कबाड़ में ही बेचेंगे, कबाड़ से भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ह्रास है, स्थायी संपत्तियां हैं। हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से उदाहरण समझते हैं। आपने एक मोबाइल लिया, 20,000 का कोई मोबाइल लिया, ठीक है। अभी आपने नया मोबाइल लिया, दुकान पे आप गए, 20,000 का मोबाइल लिया, ठीक है। आपने उसको 2 साल 3 साल यूज किया। उसके बाद आप सेम शॉपकीपर के पास जाइए जहाँ से आपने फ़ोन लिया है, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है मोबाइल फ़ोन में, तो आप ऑनलाइन भी वही जो प्रोडक्ट आप एक्सचेंज में करते हैं, तो आप देखिए 20,000 का मोबाइल आपको कितना मिलता है, मैक्सिमम 5,000, 4,000, 3,000। तो इससे क्यों, आखिर क्या है, आपने तो जो मोबाइल लिया था वही मोबाइल आप लौटा रहे हैं। तो आप दुकानदार से पूछेंगे, भैया हम तो यही मोबाइल 20,000 का लिए थे और आप इसको 3,000, 4,000 दे रहे हैं। तो इसका क्या है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट, दुकानदार ने कहा कि जैसे ही आपने इसकी सील तोड़ दी, मोबाइल की जो है पैकेट है उसको खोल दिया, उसके बाद तुरंत इसकी जो है कॉस्ट वो हो गई, कम हो गई। यानी कि उसकी जो उस कॉस्ट तो सेम है, लेकिन जो उसका प्राइस है वो आप ऑटोमेटिक कम हो गए। फिर आपने यूज किया, उसमें स्क्रैच आ गए, उसकी बैटरी लाइफ डाउन हो गई, उसका कैमरा ख़राब हो गया, मोबाइल हैंग करने लगा। ये सारी कई समस्याएं आती हैं मोबाइल्स में या किसी भी चीज़ में जब आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं। तो इसलिए जो आप पैसा देंगे वो जिस पैसे में आप खरीदेंगे वही पैसा आपको रिटर्न में कभी नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो कुछ ना कुछ आपको 3,000 मिला, तो स्क्रैप वैल्यू आपको क्या मिली, 3,000। इसी प्रकार से कोई भी स्थायी संपत्ति का कुछ ना कुछ मूल्य होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ह्रास जो है वो हमेशा किस में लगता है, स्थायी संपत्तियों में लगता है। कुछ संपत्तियों में ह्रास, स्थायी संपत्तियों में ह्रास नहीं लगता है। वो कौन सी संपत्तियां होंगी वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ ह्रास की। तो ह्रास की एक नॉर्मल परिभाषा क्या है, सिंपली इसको हम समझ लेते हैं, स्थायी संपत्तियों के प्रयोग से समय के साथ
इसमें घिसावट, या उत्पादन क्षमता में कमी आती है। इसे ही ह्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल समझ लिया। अब देखिए स्थायी संपत्तियों को मूल में सिर्फ स्थायी संपत्ति आपने क्या किया, जो संपत्ति आपने खरीदी सिर्फ उसी का केवल मूल्य नहीं होता। जैसे आप किसी शोरूम में गए, या आपने किसी शोरूम में, हाँ ठीक है गए, आपने शोरूम गए, आपने आपको कार लेनी है, ठीक है। आपको जब कार लेनी है तो कार आप लेने गए, आपको पता है टीवी में प्रचार आया कि एक्स शोरूम कीमत 4 लाख रुपए है। आप 4 लाख अपने जेब में रख के चले गए कार लेने, निकल पड़े। जब आप शोरूम में पहुंचेंगे तो शोरूम में जैसे ही आप कहेंगे भैया ये कार कितने की, तो वो भी बोलेगा 4 लाख रुपए। ठीक है, आप 4 लाख देंगे तो वो कहेगा कि, आप कहेंगे कि लीजिए 4 लाख हमको कार दीजिए, तो वो कहेगा नहीं 4 लाख में हम कार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, उसका कारण है क्योंकि वो एक्स शोरूम वैल्यू है, अभी उसमें टैक्स नहीं लगा है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको कार चलाने की स्थिति में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी होती हैं। तो क्या होती हैं, उसने कहा कि भैया अभी इसमें क्या है, इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ेगा प्लस टैक्स जमा करना पड़ेगा। उसने कहा कि अभी भैया इसमें 50,000 का टैक्स है, 50,000 का टैक्स है, 50K हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 50K का टैक्स है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब उसने कहा, आपने कहा ठीक है भैया, उसने कहा कार ले रहे हैं तो आप 2 साल 3 साल के लिए इंश्योरेंस होगा, तो 20K आपका क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस का हो जाएगा, इंश्योरेंस व गाड़ी के अन्य कागजात पे खर्चे। अब इसके अलावा उन्होंने एक और काम बता दिया कि भैया इसमें अभी आपके स्टीयरिंग नहीं लगी, उसको आपको लगवाना पड़ेगा। भैया इसमें अभी कुछ चीज़ें नहीं लगी, उसको भी आपको लगवाना पड़ेगा, तभी आप चला के घर तक जा पाएंगे कार को। तो उसने कहा कि और सारे सामान आप जब खरीदेंगे तो आपको 30,000 का खर्चा और आएगा, अगर आप कार को चालू हालत में पाना चाहते हैं। तो लीजिए भैया, अब आपने 4 लाख लेके गए और आप क्या करेंगे कि आप भैया सामान नहीं पाएंगे, आप कार लेके नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि आपके पास 4 लाख है, जबकि कार की वास्तविक कीमत जो चलाने की स्थिति में है वो कितनी है, 5 लाख हो गई, 5 लाख रुपए कार की कीमत हो गई। अब ये कौन सी कीमत हो गई, ये जो इसकी क्या हो गई, इसकी कीमत हो गई 5 लाख रुपए। इस कार की कीमत कितनी हो गई, यानी कि उत्पादन की स्थिति में लाने, या कार को हम मशीनों की बात करेंगे तो उत्पादन की स्थिति लाने में कितना खर्चा आया, और यहाँ पे कार जो है 5 लाख रुपए कार के चलाने की स्थिति तक जितने भी खर्च किए गए हैं वो सारे स्थायी खर्चों में आएंगे, यानी कि स्थायी संपत्ति के मूल्य में जुड़ेंगे। तो ये कार का एग्जाम्पल हो गया, ये 5 लाख रुपए। अब आप समझ रहे होंगे नेचर को, कैसे आप नेचर डिप्रिसिएशन लगेगा। अब आप डिप्रिसिएशन जो कैसे लगाएंगे, अब ये 5 लाख की कार आपके सामने आ गई है, खड़ी हो गई है। अब इस 5 लाख में क्या होगा कि आप जब इसकी एक निश्चित आयु होती है, यानी कि आप 5 साल 10 साल 20 साल जब चलाएंगे तो ये कार फिर ख़राब हो जाएगी, या उसको आप मेंटेनेंस करते हैं, वो सारी चीज़ें अन्य चीज़ें आ जाएंगी जो उसमें मेंटेन आप करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत खर्चे करेंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, ह्रास में नहीं आएंगे, जो ईयरली आप खर्चा करेंगे। यदि कार का कोई बड़ा पार्ट बदलवा रहे हैं जिससे कि उसकी कई साल आयु बढ़ रही है, तो वो भी आपकी फिर कार की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये 5 लाख की कार हो गई है। अब यहाँ पे ये कहा गया कि भैया आप अगर इस कार को 5 साल बाद बेचने गए, या 10 साल बाद आपने इस कार को बेचना चाहा, इसकी वैल्यू क्या, उम्र कितनी बता दी गई, 10 साल उम्र, कार की उम्र। अगर आप अच्छे से चलाएंगे ढंग से तो ये 10 साल आराम से चलेगी। 10 साल के बाद आप जब बेचेंगे इसको, स्क्रैप वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू जब आप इस कार को बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपकी कार कहा गया कि 1 लाख में कम से कम आपकी बिक जाएगी, अगर ठीक ठाक हालात में रही तो 1 लाख में आपकी ये कार अब बिक जाएगी। तो आपका जो अब ह्रास आप कैसे निकालेंगे,
ह्रास कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप समझिए। कार की उम्र हो गई 10 साल और 1 लाख रुपए, ये क्या हो गया कि स्क्रैप वैल्यू आपकी 1 लाख में कार बिक जाएगी। तो आप यहाँ पे बेसिक समझना है कि यहाँ पे 5 लाख रुपए की आपने कार खरीदी, इसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस 1 लाख रुपए हो जाएगी, यानी कि 1 लाख रुपए तो कार आपको लास्ट में दे के जाएगी ही अगर आप बेचेंगे तो। अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो वो फिर ज़्यादा साल तक यूज करेंगे, शायद ये 1 लाख ना हो, कम हो, लेकिन एक निश्चित उसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू। अब ये 5 लाख से हो गए, ये हो गए कितनी, 4 लाख हो गए। कितना हो गए, 4 लाख हो गए। अब इन 4 लाख में क्या हो गया कि ये इसकी उम्र आपने 10 सालों में ये 4 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ। अब इसको आप बेसिकली समझिए, 4 लाख आपका ये हो गया। अब आपका 10 साल इसकी उम्र है, 10 साल जब इसकी उम्र है तो आप 4 लाख से डिवाइस करेंगे 10 ईयर्स को, तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि प्रति जो ईयर है 40,000 रुपये। इसको आप 10 साल को आप 10% भी कह सकते हैं, क्योंकि 10 साल कोई भी 100% वस्तु है उसको आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। इसको अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 5% हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आपकी जो प्रति वर्ष आपके कार की कमी हो गई वो कितनी हो गई है, 40,000 रुपये, यानी कि प्रति वर्ष ह्रास कितना आपको लगेगा, 40,000 रुपये प्रति वर्ष ह्रास लगेगा। तो ये आपका ह्रास कुछ इस प्रकार से निकलता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन है। इसको आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर आप इसको अब यही 40,000 जो प्रति वर्ष लगेगा यही स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाता है ह्रास का। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डिप्रिसिएशन का रहा। स्ट्रेट लाइन मेथड या सरल रेखा प्रणाली जो आप कहते हैं वो इसी प्रकार से निकलता है। जितनी उम्र होती है जिसकी स्क्रैप वैल्यू से उसकी वैल्यू से घटा देते हैं जितना बचता है ये। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया है डिप्रिसिएशन का। अब समझ में आ गई होगी चीज़ें आपको। अब ह्रास के कुछ अन्य चीज़ें देख लेंगे, अन्य जानकारी ह्रास से संबंधित देखते हैं जो कि आपको परीक्षा में आपसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड तो हमने डायरेक्टली आपको सिर्फ मजाक में एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है। अब देखिए, ह्रास हमेशा स्थायी संपत्तियों में लगनी चाहिए, उसके जीवन में कमी आना चाहिए, यानी कि उसका जीवन निश्चित होना चाहिए। अगर आप लैंड लेते हैं, लैंड का जीवन निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित काल के रहेगा। आप व्यापार बंद करेंगे, उसको बेचेंगे, फिर भी लैंड क्या होगा, लैंड की कीमत घट बढ़ सकती है, वो अपनी चीज़ है, लेकिन लैंड ख़त्म नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब ह्रास क्यों लगता है, देखिए ह्रास इसलिए लगता है क्योंकि किसी वस्तु की या किसी स्थायी संपत्ति की आयु में कमी होती। दूसरा क्या होता है कि कोई ऐसी तकनीक आ गई, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आप जो है उस वस्तु से जो मशीन आप यूज करते थे उसके उत्पादन कर रहे हैं तो आप घाटे में जा रहे हैं। दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी है, यानी कि इतनी अच्छी मशीन कि उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप क्या करना पड़ेगा, फिर अप्रचलन आ जाएगा आपका। तो ये अप्रचलन के थ्रू भी आता है। और मान लीजिए ये अप्रचलन हो गया, आपको मशीन इसको हटा के आपको दूसरी लेनी ही पड़ेगी। तो इस कारण से भी उसके जो है ह्रास लगाया जाता है, जिससे कि कभी स्थिति बदले तो आपको वो चीज़ें खरीद सके। दुर्घटना हो जाए मशीन के साथ, आपने मशीन खरीदी, मशीन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, अब वो काम लायक नहीं है, आपको नवीन मशीन खरीदनी है। तो नवीन मशीन खरीदने के लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे, जो आप प्रोविज़न करेंगे डिप्रिसिएशन से वहीं से तो आएगी। और तो ये प्रकार से हो जाएगी, यानी कि मशीन में किसी न किसी प्रकार से कमी आएगी आपकी, चाहे वो किसी वजह से उपयोग लायक नहीं रह जाती है, तो ये होता है। अब ह्रास जो है, ह्रास योग्य संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं, देखिए जिनकी आयु निश्चित होती है वो ह्रास योग्य संपत्तियों में आती हैं, ठीक है। जिनका प्रयोग सीमित होता है, यानी कि इसको इतने समय के बाद जो प्रयोग कर पाएंगे। कुछ मशीन जो होती हैं वो यूनिट के रूप में, जैसे कि इतना यूनिट ये प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद ये बेकार हो जाएगी। और कुछ होती है कि इतने साल चलेंगी तो ये हो जाएंगी। तो ये साथ, जैसे आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लेते हैं तो उसको किलोमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। किलोमीटर जितना ज़्यादा किलोमीटर चली है तो यानी कि उसकी आयु कम है, उसका इंजन डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से ये होता है। तो ये ह्रास योग्य संपत्तियों में स्थायी संपत्तियां आती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान है। अब ह्रास आपको देखना है, ह्रास कैसे होता है। ह्रास जो होता है दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक होता है, एक भौतिक होता है यानी कि फिजिकल डैमेज होता है। फिजिकल डैमेज होता है।
अब दूसरा क्या हो जाएगा कि एक अप्रचलन हो जाएगा। अप्रचलन में क्या होगा कि जैसे हमने आपको बताया कि कोई नई तकनीकी आ गई है, अब जो आप मशीन यूज कर रहे हैं वो यूज लायक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा कि अप्रचलन में आ जाएगा और डैमेज में टूट फूट आ जाएगा। यानी कि कोई मशीन टूट गई, आप वो तो बन नहीं सकते, उसको नई खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो फिजिकली डैमेज हो जाती हैं वो इसमें आएंगी। और अप्रचलन में किस प्रकार से आ जाएंगी कि जिन वस्तुओं का प्रचलन नहीं रहा वो आ जाएंगी। अब जो है विशेषताएं देख लेते हैं, क्योंकि विशेषताएं जब आप डिप्रिसिएशन की विशेषताएं जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ की प्रकृति को परिभाषा से आप डिप्रिसिएशन बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप परिभाषा से कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझेंगे आप उसी चीज़ की मूल भावना को आप नहीं समझ रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये होगा ह्रास। विशेषताएं हम यहाँ पे डाल देते हैं, विशेषताएं जिसे कि आप कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, फीचर्स भी आप कहते हैं। तो ये आपका फीचर्स। अब फीचर्स क्या होगा, ह्रास हमेशा क्या लगती है, किस पे लगती है, स्थायी संपत्तियों पे लगती है। ह्रास तब लगेगा जब संपत्ति स्थायी संपत्ति हो, उसी पे लगेगा। स्थायी संपत्ति जो होगी उसी पे ह्रास लगेगा। संपत्ति के मूल्य में कमी आनी चाहिए। अगर संपत्ति के मूल्य में कमी नहीं आ रही है तो फिर ह्रास नहीं लगेगा। संपत्ति के मूल्य में, जैसे लैंड, संपत्ति के मूल्य में कमी आनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, मूल्य में कमी होनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में जब तक कमी नहीं होगी तो आपको नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ होगी, ये जो कमी होगी, कमी में निरंतरता होनी चाहिए। अचानक कमी नहीं होनी चाहिए, कमी में निरंतरता होनी चाहिए। देखिए, जब कोई मशीन आप लेते हैं तो शुरू में 1 साल 2 साल आप उसको बहुत कम एक्सपेंसेस खर्चे करने पड़ते हैं। उसके बाद उसमें काफ़ी सर्विसिंग चार्ज हैं, कुछ ये आप पार्ट बदलो, वो पार्ट बदलो, तो आगे चल के मशीनें जब थोड़ी पुरानी हो जाती हैं उसमें खर्चे अधिक होने लगते हैं। अब इसी प्रकार से मूल ह्रास के लिए पुस्तक मूल्य, आपको बुक वैल्यू पे ही आपको ये ह्रास निकालना है। किस पे, बुक वैल्यू पे। आप मार्केट वैल्यू पे ह्रास नहीं निकाल सकते हैं, बुक वैल्यू पे ही ह्रास लगता है। आप मार्केट वैल्यू पे ह्रास नहीं लगाएंगे। पुस्तक मूल्य पर ही ह्रास लगेगा। तो ये कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो गए हैं, ह्रास की जो विशेषताएं हो गई, ये हो गई हैं। अब जो है ह्रास के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ह्रास के उद्देश्य क्या क्या होते हैं ये देख लें। फिर हम उससे पहले देख लेते हैं कि किन किन संपत्तियों में ह्रास नहीं लगता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो फिर आपको चीज़ों को दिक्कत हो जाएंगी। तो 1 जनवरी 1977 में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति ने कुछ वस्तुओं की घोषणा की जिसमें कि ह्रास नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि किन चीज़ों में ह्रास नहीं लगती है, आपको उन चीज़ों में डिप्रिसिएशन नहीं लगाना है। परीक्षा में पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किस में ह्रास नहीं लगेगा। मान लीजिए कि लैंड दे दिया तो आप तो समझ जाएंगे कि लैंड में नहीं लगता, लेकिन कोई ऐसी चीज़ दे दी जो आपको पता नहीं है लेकिन वास्तव में है तो आपका गलत हो जाएगा, 1 नंबर गया। तो वही है 1 जनवरी 1977 को 1 जनवरी 1977 को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन समिति ने ह्रास न लगने वाली संपत्तियों की लिस्ट जारी की। संपत्तियों की लिस्ट जारी की। लिस्ट जारी की तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए क्या क्या होती हैं अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें कि आपका जो है लेखांकन समिति में किन संपत्तियों में ह्रास नहीं लगता है। तो सबसे आपको पहले पता है, जो कि आपको दुनिया में हर जगह आपको मिल जाएगा, जो कि आपको रटा रहता है। पहला है ज़मीन हो जाएगी,
ज़मीन यानी कि लैंड पे क्या होता है, ह्रास नहीं लगता है। ये हो गया, ठीक है, आप इसको समझ गए हैं। दूसरा जो आपका हो जाएगा माइंस हो जाएंगी। माइंस पे आप ह्रास नहीं लगाते हैं। देखिए अलग कई प्रकार से माइंस में होता है। माइल्स में रॉयल्टी लगती है, यानी कि आप जितना टन निकालेंगे उस हिसाब से आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइल्स जैसे कि खाने हो गए, तेल हो गए, प्राकृतिक गैस निकालने, इनकी खोज पर व्यय किया जो जाता है उसमें ह्रास नहीं लगता है। इनकी खोज व इनके निकालने पे जो व्यय होता है, खान हो गई, जो खानों का मतलब यहाँ पे जहाँ से कोयला निकाला जाता है, जहाँ से तेल निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस निकाली जाती है, तो खाने, तेल, प्राकृतिक गैस, की खानों पर व इनमें शोध पर किया गया खर्च, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा जानना ज़रूरी है। जंगल्स हो जाते हैं, आप सभी को पता है कि जंगल्स जो होते हैं इन पे भी क्या लगता है कि ह्रास नहीं लगता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। जंगल और इसी प्रकार के प्राकृतिक साधनों पे भी ह्रास नहीं लगता है। तो जंगल और इसी प्रकार के प्राकृतिक साधनों पर ये हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, गुडविल। गुडविल पे, ख्याति पे ह्रास नहीं लगती है। गुडविल आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस पर कभी भी ह्रास नहीं लगाया जाता है। ये चीज़ आपको समझना होगा, गुडविल पे कभी भी ह्रास नहीं लगता है। तो ये जो चार चीज़ें हैं यहाँ पे ह्रास नहीं लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन समिति ने 1 जनवरी 1977 को ही बता दिया था। तो ये चार चीज़ें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में अगर पूछ लेगा तो आप फिर भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि ज़मीन के अलावा फिर आपको कुछ नहीं पता है कि इसमें किस में ह्रास लगना है, किस में नहीं लगना है। अब एक चीज़ हो गई कि ह्रास लगाने के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों ह्रास लगाना, क्या ज़रूरी होता है या नहीं ज़रूरी होता है, आखिर ज़रूरी होता है तो क्यों ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि ह्रास क्यों लगाया जाता है। तो ह्रास लगाने के, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पर्पस देखेंगे, ह्रास लगाने के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं ह्रास लगाने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। आप कमेंट में बताइए हमें। ह्रास लगाने के उद्देश्य, देखिए ह्रास लगाने के उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जान लीजिए, आपने कोई संपत्ति खरीद ली, ठीक है, कोई संपत्ति जब आपने खरीद ली तो आपको पता है कि ये 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद ख़राब हो जाएगी। तो फिर आप कहाँ से पैसा लाएंगे वो संपत्ति फिर से खरीदने के लिए। अगर आप ह्रास नहीं लगाएंगे, उसका मूल्य नहीं निकालेंगे, तो फिर आप कहाँ से करेंगे, कहाँ से वो संपत्ति दोबारा खरीदेंगे। पहली समस्या तो ये हो गई है, इसलिए ह्रास लगाना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है, जब आप लाभ हानि निकालते हैं तो मशीन की आयु निश्चित है, 10 साल बाद वो मशीन ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो है लाभ हानि खाते से उसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि इस साल का जो होगा, प्रत्येक साल का जब आप उसकी वैल्यू निकाल देंगे तो एक फिक्स अमाउंट आपके पास बनती जाएगी, आपके पास पूंजी बनती जाएगी, जिससे कि आप जब मशीन ख़राब होगी तो आप नई मशीन ले सकते हैं। और लाभ हानि खाते में ये, क्योंकि जिस वर्ष में प्रोडक्शन होता है उस वर्ष में उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू होती है, उस मशीन ने उतना उस पर, उस मशीन की कॉस्ट पे उतना उस वर्ष खर्चा हुआ है, तो वो क्या होता है, उस अगर आप लाभ हानि से इसको नहीं हटाएंगे तो लाभ हानि आपका ज़्यादा दिखाएगा। ये आपको व्यवसाय के लिए नुकसानदेह है, यानी कि आपकी व्यवसाय के लिए लाभ ज़्यादा वितरण करेंगे और आपकी कंपनी में फ्यूचर में अब मशीन ख़राब हो गई तो फिर आपको, जिसको आप लाभ शेयर करेंगे, वो मशीन खरीदने के लिए पैसा आपको नहीं देगा। ये चीज़ हो गई है। उसके अलावा क्या है, उत्पादक जो है व्ययों को लेखक आधार, जब उत्पादक व्यय होते हैं तो उनका आधार बनाने के लिए उत्पादक व्यय कौन कौन से, तो उत्पादक व्यय स्थायी संपत्ति पे जो खर्च किए जाते हैं वही उत्पादक व्यय हैं।
तो उत्पादक व्यय एग्जैक्टली कितना उत्पादन पे हम खर्चा किया, ये चीज़ आपको जानने के लिए मशीन के ह्रास लगा के वो मशीन की जो उतनी कॉस्ट उस साल की है वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप उत्पादन व्यय को वास्तविक रूप से ज्ञात कर पाएंगे। इसके अलावा क्या हो जाएगा, चिट्ठे की सही स्थिति दिखाना। देखिए आपने मशीन आपने मान लीजिए कि 1 लाख की खरीदी, आप हर साल वही 1 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट वहाँ पे शो कर रहे हैं, यानी कि संपत्ति शो कर रहे हैं, जबकि वास्तविक में उस मशीन की कीमत जो है 1 लाख की अगर 10% मानते हैं तो 5 साल बाद केवल 50,000 बची, जबकि 1 लाख रुपए आप वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो आपकी संपत्ति ज़्यादा दिखा रही है जबकि है वो वास्तव में कम है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। संपत्ति को पुनः स्थापित करने में कठिनाई हमने बता दी है कि संपत्ति को पुनः स्थापित नहीं कर पाएंगे अगर आप उस पर प्रोविज़न नहीं करेंगे। तो अगर आप प्रोविज़न नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए कि खरीद भी लेंगे तो वो आपके व्यवसाय के लिए आपकी पूंजी सीधे सीधे कम हो जाएगी, क्योंकि पूंजी से आप संपत्ति फिर खरीदेंगे। इसके अलावा पूंजी कम क्यों हो जाएगी ये हमने बता दिया। उसके अलावा पूंजी का लाभ के रूप में वितरण होना, ये आपकी क्या होती है, मशीन आपकी जो होती है एक तरह से कैपिटल होती है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे कि लाभ हानि से इस जो एसेट्स की डिप्रिसिएशन को नहीं घटाएंगे तो जो आप पूंजी है एक्चुअल जो वो 10% लगता है वो आपकी पूंजी होती है, जबकि आप उस पूंजी को भी लाभ हानि में क्या होंगे, अगर घटाएंगे नहीं तो क्या कर देंगे, उसको वितरित कर देंगे। इसी प्रकार से लागत मूल्य ठीक ना निकलना, किसी भी वस्तु का लागत मूल्य ठीक से नहीं निकलना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे हम एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी नोट करके यहाँ पे जिससे कि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या हो जाएगा, लाभ हानि खाते की सही स्थिति ना दर्शाना। लाभ हानि खाते की वास्तविक स्थिति ना दर्शाना। ना दर्शाना हमने पहले ही बता दिया। चिट्ठे की वास्तविक स्थिति को ना दर्शाना। वास्तविक स्थिति, चिट्ठे की वास्तविक स्थिति को दर्शाना। अब हमने आपको इसको समझा दिया कि अगर आप ह्रास लगाएंगे तो चिट्ठे की वास्तविक, चिट्ठे में जो संपत्ति होगी उसकी वास्तविक स्थिति दिखाएगी। इसी प्रकार से लाभ हानि खाते की वास्तविक स्थिति अगर आप ह्रास लगाएंगे तो दर्शाता है। यदि आप ह्रास नहीं लगाते हैं, स्थिति को दर्शाना, ह्रास लगाते हैं तो आपके चिट्ठे की वास्तविक स्थिति दर्शाता है। चिट्ठे की वास्तविक स्थिति तथा लाभ हानि की भी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तीसरा क्या है, संपत्ति को पुनर्स्थापित करने में आसानी। संपत्ति को पुनः स्थापित करने में आसानी। जब आप ह्रास लगाएंगे तो वो जब पैसा इकट्ठा करेंगे तो उसी से फिर जब वो संपत्ति खराब होगी तो आप उस संपत्ति को खरीद पाएंगे। इसी प्रकार से पूंजी में कमी ना होना। पूंजी में कमी ना होना, यदि आप ह्रास क्या करेंगे, ह्रास लगाते रहेंगे तो आपकी पूंजी में कमी नहीं आएगी। यदि आप ह्रास नहीं लगाएंगे तो आपके पूंजी में कमी आती जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पूंजी में कमी ना आना। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पूंजी में लाभांश, पूंजी से लाभांश का वितरण ना करना। यदि आप ह्रास लगाएंगे तो पूंजी में से लाभांश का वितरण नहीं होगा। यदि आप ह्रास नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि पूंजी में से ही फिर लाभांश का क्या हो जाएगा, क्योंकि ह्रास जो है वो पूंजी, ह्रास जब आप निकाल लेंगे तो उसमें लाभ हानि में कमी हो जाएगी। यदि ह्रास नहीं लगाएंगे तो आपका लाभांश बढ़ जाएगा, वो लाभांश वितरित कर दिया जाएगा, तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी। उत्पादक व्ययों के लेखे का आधार। उत्पादक व्ययों
के वास्तविक लेखे का आधार, यदि आप क्या करेंगे, ह्रास लगाएंगे तो उस वर्ष में जितना उत्पादन हुआ है उसका वास्तविक व्यय कितना हुआ है वो आपको पता चलेगा, लेखे का आधार। यदि आप ह्रास नहीं लगाएंगे तो जो है उस वर्ष प्रोडक्शन में कितना खर्च हुआ ये वास्तविक नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें मशीनों का या स्थायी संपत्तियों का भी उसमें रोल होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका चिट्ठे की सही संपत्ति को पुनर्स्थापित कर कठिनाई में लागत मूल्य सही नहीं निकलता, इसमें पूंजी का कम होना, लागत मूल्य का सही से ज्ञात होना। तो आप ह्रास लगाएंगे तो सही स्थिति जो होगी लागत मूल्य की दर्शाई जाएगी। तो ये डिप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक हो गए हैं। उसके अलावा फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स हो जाएंगे। इसके अलावा आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो हैं उद्देश्य आपने पढ़ लिया है, किन किन संपत्तियों में ह्रास नहीं लगता है, परिभाषा पढ़ ली। ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं आप उसको समझ गए होंगे डिप्रिसिएशन से। अब यहाँ से एक जो मेजर टॉपिक पड़ता है डिप्रिसिएशन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशंस, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करिए, पढ़ते रहिए साथ में, और सिलेक्शन के एक कदम आगे बढ़ाते रहिए हमारे साथ, यानी कि ज्ञान प्लस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।